दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को कवर किया हुआ था। दोस्तों यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला जो टॉपिक है वो हमारी है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूपीएससी की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करेंगे जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछे गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे फर्टिलाइज़र होती क्या है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में, फिनिश्ड गुड्स क्या बनते हैं यानी फर्टिलाइज़र में कितने टाइप के फर्टिलाइज़र बनाते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। फिर डेवलपमेंट देखेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ कैसे इवॉल्व हुई हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की जो फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन का जो ट्रेंड्स है इंडिया में उसको भी यहाँ पे देखेंगे। फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ कहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ यहाँ पाई जाती है इंडिया में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है इसको प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंटल क्या इम्प्लीकेशन होती है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के द्वारा, फिर प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो लेकिन काफ़ी यहाँ पे काम की चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज में क्या पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यूपीएससी द्वारा यहाँ पूछा गया था ब्रिंग आउट द ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड्स पूछा है, किसका ट्रेंड्स पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि ट्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का ट्रेंड्स नहीं पूछा है, ना ही यहाँ पे कंजप्शन फर्टिलाइज़र की कंजप्शन का ट्रेंड्स पूछा है। यहाँ पूछा है कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है उसका ट्रेंड्स कैसा है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि फर्टिलाइज़र होती क्या है। तो दोस्तों हम लोग एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंसेस देख चुके हैं, ठीक है। मैन्योर देखे थे, मैन्योर क्या होती है, एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंसेस क्या है। देखो ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होती है, कार्बन की कंटेंट होती है, और कार्बन की कंटेंट होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, यानी कि कार्बन जो होता है हमारे नेचुरल तरीके से मिलता है। और इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्बन की कंटेंट नहीं होती है, कार्बन इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइज़र भी हमारे क्या है दोस्तों, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस होती है। यानी फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमारी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, और किस टाइप की केमिकल इंडस्ट्रीज है, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो फर्टिलाइज़र क्या है, एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 16 में से 6 हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज मात्रा में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, और 10 हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी कम मात्रा में यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो 16 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बैलेंस्ड डाइट की तरह काम करती है। जैसा कि ह्यूमन क्या होता है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्रॉप की अच्छी यील्ड के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए 16 टाइप की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकली प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। उसमें देखो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। दोस्तों इसको न्यूट्रिएंट्स जब मैनेजमेंट हम लोग वीडियो देखे थे उसमें हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस किए थे कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यदि आपको डिटेल में इसको जानना है
कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन क्यों ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो आप न्यूट्रिएंट्स जो मैनेजमेंट जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लेना। दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि MICRO माइक्रो वाले, उसमें 10 न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे आयरन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, ये हमारी स्मॉलर क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब का प्रोडक्शन करना, केमिकल रॉ मटेरियल की यूज़ करके इन सब का प्रोडक्शन करना हमारी बोलते हैं फर्टिलाइज़र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज क्या होती है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एक केमिकल इंडस्ट्रीज है जो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज होती है, और ये इनऑर्गेनिक जो केमिकल जो रॉ मटेरियल यूज़ करके फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमारी MSME की कैटेगरी में आती है, यानी कि लार्जर इंडस्ट्री नहीं होती है, छोटे इंडस्ट्री होते हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी पे आते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो यूज होता है, केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, फिनिश गुड जो बनता है हमारे फर्टिलाइजर बनते हैं, ये हमारी फर्टिलाइजर हो गया। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में दोस्तों यहाँ पे नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन यहाँ पे यूज करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर होते हैं, सल्फर यहाँ पे होता है, फॉस्फेट रॉक होता है, पोटेशियम सॉल्ट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। ये हमारी रॉ मटेरियल हो गया। इसी रॉ मटेरियल यूज करके प्रोसेस करके यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल के प्रोसेस करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर में भी मेजर आप देखोगे तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि 16 टाइप की न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर में सभी 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसी को सिर्फ डाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं जिसको यूरिया बोलते हैं, और फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं, एन अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, उसको DAP बोलते हैं। तो आप यदि गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि यूरिया और DAP दो हमारी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम प्लांट्स को देने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे यूज नहीं होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है प्रोड्यूस नहीं करती है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करती है जिसको बोलते हैं यूरिया। फॉस्फेट फर्टिलाइजर या अमोनियम फॉस्फेट उसको बोलते हैं DAP। ठीक है, DAP। फिर देखो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास होती है, यानी कि NPK, तीन चीज़ों का कम्बिनेशन करके भी यहाँ पे फर्टिलाइजर को बनाया जाता है। तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स में यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया, एक होती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर DAP, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी तीनों का कम्बिनेशन करके। तो 3 टाइप के यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब देख ले दोस्तों डेवलपमेंट कैसे हुआ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का, यानी कि जो डेवलपमेंट का ट्रेंड्स हैं वो कैसे है, इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1906 यानी 1906 में रानीपेत जो तमिलनाडु का एक सिटी है, वहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंस्टॉल हुई थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन आप देख सकते हो स्टार्टिंग जो हुई थी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का 1906 में हुई थी, 1906। फिर देखो 1966, इसके बीच में कोई भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुई। 1966 में फर्स्ट लार्ज स्केल यूरिया प्लांट इंस्टॉल किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 1960 से 1970 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे भी आ गई थी, उसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए आप देख सकते हो 1966 में यहाँ पे फर्स्ट लार्ज स्केल यूरिया प्लांट बनाए गए थे। फिर 67 में DAP प्लांट बनाए गए थे। इसके बाद तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने लगी, क्योंकि हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन आए। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 से 1970 के बीच में आया था, सिलेक्टेड लोकेशन के पास। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो सपोर्टिंग जो इंडस्ट्रीज थी एग्रीकल्चर क्षेत्र में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, वो भी हमारी ग्रो करने लगी 1960 के बाद। दोस्तों इसके बाद 1988 में आप देख सकते हो कि 1975 के बाद यहाँ पे सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो 1988 में मास स्केल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस होने लगे, और बहुत जगह, यानी कि एक जगह नहीं बहुत जगह प्लांट यहाँ पे लगाए जाने लगे। और अभी प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया क्या है,
प्रोडक्शन के क्षेत्र में थर्ड है, वर्ल्ड में प्रोडक्शन क्षेत्र में थर्ड है, लेकिन कंजम्पशन के क्षेत्र में यहाँ पे सेकंड पोजीशन है इंडिया का। तो अभी हम आप बोल सकते हो ग्लोबली हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर का। ठीक है, ये हमारी डेवलपमेंट ट्रेंड्स हो गई इंडस्ट्रीज का। अब देख लेते हैं हमारे जो अदर जो ट्रेंड्स हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन का ट्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे। शायद फ्यूचर में पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन है उसका ट्रेंड्स क्या है, या फर्टिलाइजर जो कंजम्पशन का ट्रेंड्स क्या है इंडिया में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1960 से 61 की डेटा, यानी स्टार्टिंग जब हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे उस समय आप देख सकते हो जो प्रोडक्शन हुआ करता था 0.1 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे 1960 से 61 में, लेकिन कंजम्पशन हमारे 0.5 थी। तो गैप आप देख सकते हो, जितनी डिमांड है उतनी हम प्रोड्यूस नहीं करते थे, यानी कि 0.4 मिलियन टन का यहाँ पे गैप हुआ करता था 1960 में। दोस्तों ये जो डेटा है हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ली गई है। ठीक है, फिर देखो 2016 की बात करें, 2016-17 की बात करें तो हम प्रोड्यूस करते थे 614 मिलियन टन प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये जो फिगर है हमारी कंजप्शन का फिगर है और ये हमारे प्रोडक्शन का है। ठीक है, तो कॉलम यहाँ पे एक मिनट, ये देखो ये हमारी कंजप्शन है और ये हमारे प्रोडक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी डेटा चेंज हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन 0.1 होती थी और कंजप्शन हमारी 0.5 थी। अब यहाँ पे सही है, देखो 1960 से 61 में हमारी जो कंजप्शन थी 0.5 मिलियन टन थी और हमारी जो प्रोडक्शन थी 0.1 मिलियन टन थी। और 2016-17 की बात करें तो हम कंज्यूम क्या करते थे, 614 मिलियन टन कंज्यूम करते थे, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन होती थी 414 मिलियन टन ही होती थी। 2017-18 की बात करें तो 599 हम कंजप्शन करते थे मिलियन टन और 413 जो मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिमांड है, डिमांड हमारा ज़्यादा है और हम सप्लाई प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो बैलेंस जो क्वांटिटी है वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आप बोल सकते हो फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्रीज है उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है जितनी ज़्यादा डिमांड है। 2018-19 की भी डेटा की बात करें तो 603 मिलियन टन हम यहाँ पे कंज्यूम किए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में 414 मिलियन टन हम सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए थे। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में यहाँ पे गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन का यहाँ पे पैटर्न है। अब देख लें दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडिया में कहाँ कहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों वैसे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 50% जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होती है वो हमारी सिर्फ गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला, इन राज्यों से 50% हमारी जो फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन होती है सिर्फ इन्हीं राज्यों से होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन राज्यों में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है फर्टिलाइजर का। दोस्तों इसके कंजप्शन की यदि पैटर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेशियल वेरिएशन देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है फर्टिलाइजर का एज कम्पेयर टू अदर रीजन। ठीक है, एक मिनट, तो हमारे ये 50% अब देख लेते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। देखो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इंडिया में 3 टाइप की पाई जाती हैं ओनरशिप के हिसाब से। पहली होती है पब्लिक सेक्टर, दूसरी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर, तीसरी है प्राइवेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो ओनरशिप के हिसाब से 3 टाइप के यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इंडिया में हैं। देखो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे है, पब्लिक सेक्टर में जो मेजर हैं, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पब्लिक सेक्टर हैं लेकिन 2 यहाँ पे नाम मैंने दे रखे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हमारी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। कोऑपरेटिव में भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है कोऑपरेटिव क्षेत्र में, जिसमें इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ठीक है, IFFCO, ये हमारी कोऑपरेटिव हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। फिर प्राइवेट भी हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, प्राइवेट ओन किया जाता है, जो हमारी अजय फार्म फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड है, बालाजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे सबका नाम मैंने नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ओनरशिप के हिसाब से आप देख सकते हो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, 3 टाइप की इंडस्ट्रीज इंडिया में पाई जाती है।
अब देख ले दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। तो दोस्तों 2002-3 की डेटा की 2002-3 की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे न्यू प्राइसिंग स्कीम लाया गया था, एनपीएस न्यू प्राइसिंग स्कीम। देखो ये हमारी पॉलिसी क्या है, इसमें देखो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, मान लो कोई एक इंडस्ट्रीज है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स है, ठीक है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस वाई रख रहा है, तो y माइनस एक्स जितना होगा वो हमारे यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जितने एमआरपी होंगे, एमआरपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो गैप होगा वो हमारी सब्सिडी दी जाती थी, किसको, इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे जो फार्मर होते थे, फार्मर एक सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइजर को यहाँ पे उनको मिलता था। तो ये हमारी न्यू प्राइसिंग स्कीम है, एनपीएस 2002 में इसको लाया गया था। फिर दोस्तों 2010 की बात करें, जो पॉलिसी बनाई गई थी न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस। देखो यहाँ पे एनपीएस है, यहाँ पे एनबीएस न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या थी एनपीएस में, कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज थी वैसे ही फर्टिलाइजर बना देते थे लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे 2010 की जो पॉलिसी है उसमें सब्सिडी को फिक्स किया गया, जितनी आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, जैसे न्यूट्रिएंट्स आप प्रोवाइड करोगे उसी मात्रा में आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी का प्रोविजन किया गया 2010 की पॉलिसी में। दोस्तों अगला जो पॉलिसी है 2015 की, उसमें नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी लाया गया। यहाँ पे मान लो कोई कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है 100 टन जो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस कर रही है, 75 जो टन है, मिनिमम 75 जो टन है उसमें नीम कोटेड होना चाहिए। देखो नीम कोटेड करने का जो मेजर एम था, जो मान लो यूरिया है, यूरिया में नीम कोटेड नहीं की जाती थी तो यूरिया बहुत ज़्यादा पिघल जाती थी खेतों में और उसको टाइम नहीं लगता था पिघलने में, इसलिए क्या है कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती थी यूरिया का। अब नीम कोटेड यूरिया यदि की जाएगी तो उसको प्रॉपर पिघलने में प्रॉपर टाइम मिलेगा और यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, जो हमारे क्रॉप होंगे, उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए नीम कोटेड को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया 2015 की पॉलिसी में। 2015 की पॉलिसी में और भी एक चेंजेस लाए गए थे, गैस पुलिंग पॉलिसी लाई गई थी। गैस पुलिंग का मतलब है जैसा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का यूज किया जाता है एज ए इनपुट रॉ मटेरियल के तौर पे, तो जो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होंगे वो यूनिफॉर्मली यानी कि सेम प्राइस पे गैस को उनको मिलेगा, यानी कि जो नेचुरल गैस होंगी सबको एक समान रेट से मिलेगा। ये हमारी गैस पुलिंग पॉलिसी बोलती है 2015। अगला जो पॉलिसी है दोस्तों 2015 में ही यहाँ पे न्यू यूरिया पॉलिसी लाई गई। न्यू यूरिया पॉलिसी में यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया गया फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर को 2015 से 2019, यानी 4 साल के लिए यहाँ पे न्यू यूरिया पॉलिसी लाई गई थी। उसमें फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी गई थी फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर का। ये भी हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। दोस्तों इसके अलावा अभी रिसेंट जो पॉलिसी आप देखोगे 2020 की पॉलिसी आप देखोगे तो 2022 तक यहाँ पे इंडिया में टारगेट किया गया है जितनी कंजप्शन है इंडिया में उतने यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। यानी कि कंजप्शन जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसको गैप को जीरो किया जाएगा 2022 तक, ऐसा टारगेट किया गया है। इसमें आत्मनिर्भर जो अभियान चलाए गए हैं इंडिया में उसके थ्रू यहाँ पे जो पुराने जो बंद पड़े हैं हमारी फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो बंद पड़े हैं उसको रिवाइव किया जाएगा और यहाँ पे 100% ग्रीन फील्ड जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे एफडीआई पे 100% अलाउ किया जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं और 2022 तक टारगेट किया गया है कि हम जितने ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उतने यहाँ पे प्रोड्यूस करे जाए, इंडिया में ही इम्पोर्ट जीरो करना पड़े। ठीक है, ये हमारी 2020 की पॉलिसी है। दोस्तों इसके अलावा देखोगे इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का। तो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पे मेजर पोल्यूटेंट क्या होती है, वाटर को पोल्यूट करती है। वाटर बॉडीज को फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है। जैसे मान लो खेतों में आप यूरिया डालते हो तो यूरिया क्या होती है सारे प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाते हैं, तो कुछ यूरिया बच जाता है और फिर वो हमारी बरसात के पानी में से जाके वाटर बॉडी जो नियरेस्ट वाटर बॉडी होती है वहाँ पे चला जाता है। और यूरिया तो हमारे केमिकल है ना, तो वाटर बॉडी भी हमारे पोल्यूट हो जाती है। तो फर्टिलाइजर क्या है, वाटर पोल्यूशन का काम करती है यहाँ पे। फिर देखो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं, फर्टिलाइजर तो बनते ही हैं लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस बनते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड
ऑक्साइड और सल्फर बनते हैं, SO2 बनते हैं, ठीक है, CO बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, और CO2 बनते हैं यहाँ पे, और H2S बनते हैं। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस का इमिशन होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखो वाटर पोल्यूशन भी होता है और यहाँ पे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, दोनों पोल्यूशन हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सॉइल पोल्यूशन भी होता है। सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा, मान लो एक्सेस आप फर्टिलाइजर का यूज करोगे, फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होती है, सॉइल हमारी क्या होती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है, उसमें ह्यूमस तो होता नहीं है, तो हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो लॉन्गर रन में क्या होती है, हमारी इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। तो लॉन्गर रन में जो फर्टिलाइजर यूज करने से हमारी सॉइल पोल्यूशन भी होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन भी करती हैं, एयर पोल्यूशन भी करते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे बायो मैग्निफिकेशन के काम करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन के काम करते हैं। देखो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स या एनिमल में जाके उसके टिश्यूज में जमा हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे प्लांट हो गया, प्लांट में टिश्यूज में जमा हो गए इनऑर्गेनिक केमिकल। इस प्लांट को मान लो यहाँ पे कोई भी, मान लो बकरी खा गया, ठीक है, बकरी खाई तो बकरी में यहाँ पे जमा होते गए, ये हमारे मैग्निफिकेशन होते गए। मान लो प्लांट में 10 ग्राम था तो बकरी में मान लो 1000 प्लांट खाएगा तो यहाँ पे मान लो 100 ग्राम हो जाएगा इसकी बकरी में। बकरी को जब आदमी खाएगा तो इसमें ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पे ह्यूमन में मिलेंगे। तो यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन भी हो रहा था, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा था, केमिकल जो कंपाउंड है वो ट्रॉपिक लेवल का। तो ये भी हमारी एक क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो वेजिटेशन है या यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो ट्रॉपिक लेवल पे भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है सॉइल पोल्यूशन तो कर ही रही हैं, एयर पोल्यूशन तो कर रही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी कर रही हैं, और यहाँ पे जो इकोसिस्टम में जो बायोटिक हैं, बायोटिक में भी यहाँ पे पोल्यूशन बायोटिक भी पोल्यूशन कर रही हैं। यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर के यूज करने से, इन्वायरमेंटल इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बैड है। दोस्तों प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो प्रेजेंट स्टेटस में जैसा कि हम लोग देखे हैं कि इंडिया हमारा जो प्रोडक्शन क्षेत्र में 3rd है, लेकिन कंजप्शन क्षेत्र में 2nd है, ठीक है। फर्टिलाइजर की कंजप्शन क्षेत्र में 2nd है और प्रोडक्शन क्षेत्र में 3rd है, और डिमांड और सप्लाई के बीच में हमारा गैप है अभी भी बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल होते हैं फर्टिलाइज़र की, जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे नेचुरल गैस हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम साल्ट हो गए, फॉस्फेट सॉल्ट हो गए, वो भी हम जाके इंपोर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड यानी कि फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया में। और दोस्तों यहाँ पे अभी आत्मनिर्भर जो अभियान भारत चला गया उसमें 2022 तक हम टारगेट किए हुए हैं कि जो जितनी हमारी कंजम्पशन है उतनी हम यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट स्टेटस हो गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आई थिंक दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बस इतना ही। तो एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए थे। इसके बाद देखे थे फर्टिलाइजर होती क्या है, सोलर न्यूट्रिएंट्स को देखे थे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को देखे थे, रॉ मटेरियल देखे, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी देखे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री द्वारा क्या क्या बनाए जाते हैं, और यहाँ पे इवोल्यूशन भी देखे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में, और यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ट्रेंड्स भी देखे फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन देखे, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देखे, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखे, और साथ साथ यहाँ पे देखें कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बैड इम्प्लीकेशन होता है फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से, और प्रेजेंट स्टेटस देखें हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बारे में इंडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।